साथियों जय हिंद। एग्जाम विक्ट्री सेंटर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों के लिए ग्रुप डी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैंने साइंस का बूस्टर चलाया था। दोस्तों, काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। ग्रुप डी की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और आप लोग देखे भी होंगे कि जो परीक्षाओं में जो साइंस से प्रश्न पूछे गए हैं, वो जो मैंने बूस्टर सीरीज चलाई थी दोस्तों तीनों, उसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उसमें फंसते नजर आए हैं। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं और मिलते भी हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों ने स्टडी किया वो काफ़ी अच्छा रहा उनका रिस्पांस। तो दोस्तों, इसी क्रम में आप लोगों के लिए मैं सोचा कि जो मैथ है, मैथ के भी कुछ क्वेश्चंस आपको काफ़ी जल्दी में सॉल्व करवा दिया। जैसा कि एग्जाम शुरू हो चुका है तो क्लासेस भी चलती रहेंगी और आप लोग प्रैक्टिस भी करते रहिए। दोस्तों, आप लोग इस सेशन को इसमें बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। हम लोग इसको 5 से 7 या जितने भी जितना भी मैं क्वेश्चन कवर कर सकूंगा आप लोगों के लिए मैं लाता रहूँगा। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो ग्रुप डी में परीक्षाओं में एकदम पूछे जाने की बिल्कुल संभावना, और अभी जो एग्जाम हुए हैं उनमें ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए मैथ बूस्टर लेकर आया हूँ। दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी। छोटे छोटे क्वेश्चंस, छोटे छोटे वीडियोज में कम कम क्वेश्चन को हम लोग करते हुए चलेंगे, ताकि आप लोग आसानी से पढ़ते रहिए। और अगर आप लोग साइंस का सीरीज नहीं देखे हैं तो दोस्तों, एग्जाम देने से पहले हमारे साइंस के जो तीनों बूस्टर चलाए गए हैं आप लोग जरूर जाके देखिए। काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहने वाला है और आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद भी होगा। तो आइए अब शुरू करते हैं। इसमें हम लोग मैथ के बूस्टर में चलते हैं। मैथ बूस्टर का ये हमारा पहला क्लास होगा दोस्तों, ठीक है। ग्रुप डी के लिए आप लोग इसे अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुँचाएं, ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ। और जिनका शुरू हो गया एग्जाम फेज 1 में है, वो उनका देने वाला है, उनका तो काफ़ी नज़दीक है, तो वो लोग तो देखेंगे। और साथ ही जिनका सेकंड में है वो हमारे तीनों साइंस के बूस्टर जरूर देखें और ये सब भी देखते जाएं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों के लिए मैं चीज़ें लेकर आया हूँ, तो आप लोग इसको देखिए और इसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। और इसे अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक पहुँचाइए। तो आइए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है होगा कि एक बहुभुज के प्रत्येक कोण का मान 40 डिग्री है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या है। दोस्तों, पूछ रहा है कि एक बहुभुज है, एक पॉलीगॉन है, उसके प्रत्येक जो बाह्य कोण होता है, बाह्य कोण जो होता है उसका मान है 40 डिग्री है, प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री का है। तो पूछ रहा है बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 9, ऑप्शन नंबर डी 10। तो दोस्तों, आइए इसको देखते सॉल्व कैसे करते हैं। तो दोस्तों, जो किसी भी पॉलीगॉन के जो बाह्य कोण का मान होता है उसका सूत्र होता है बहुभुज के, देखिए मुझे बदल देता हूँ थोड़ा सा। हाँ दोस्तों, तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान जो होता है दोस्तों वो होता है 360/n, 360/n। जहाँ n क्या होता है, जहाँ n बराबर होता है भुजाओं की संख्या। दोस्तों, आपको करना कुछ नहीं है, बस इसी में उठा के रख दीजिए। बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान आप लोगों को 40 दे रखा है, तो यहाँ पर रखिए 40 बराबर 360 और बट्टे n की वैल्यू आपको निकालनी है, तो n इधर आएगा, n बराबर हो जाएगा 360 बट्टे 40, 4 9। दोस्तों, n की वैल्यू आपको आ गई, यानी बहुभुज में कितने भुजाएं होंगी, 9 भुजाएं होंगी। दोस्तों, कितनी भुजाएं होंगी, 9 भुजाएं। ऑप्शन नंबर सी राइट है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत हानि लाभ क्या है, प्रतिशत हानि लाभ क्या है दोस्तों, आप लोग बताइए। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। जब कभी भी आपको ऐसा पता चले कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जितने वस्तुओं का क्रय मूल्य हो उनको पहले लिख लीजिए और जितने का विक्रय मूल्य हो उसको बाद में से घटा दीजिए। और दोस्तों, इसी को नीचे कर दीजिए और इसमें 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। दोस्तों, अगर ये चीज माइनस में आएगी तो उतने का हानि होगा, अगर ये चीज प्लस में आ जाएगी तो आपको क्या करना है, प्लस में आएगी तो लाभ होगा। यानी क्रय मूल्य, इतने वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं, इतनी वस्तुओं का विक्रय मूल्य जब बराबर होगा, क्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य जब होगा, इतने इतने वस्तुओं का, मान लीजिए n1 वस्तुओं का क्रय मूल्य n2 वस्तुओं के जब विक्रय मूल्य के बराबर होगा, तब आप ये सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तब आप ये सूत्र यूज करेंगे, ये फार्मूला यूज कर पाएंगे। तो इसको आप यूज करेंगे तो -10/40 × 100, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ सब देखिए 4 क्या है 25 आएगा, -25 माइनस में आया दोस्तों, देखिए यहाँ पे माइनस में आया हुआ है,
चूँकि जब माइनस में आया तो क्या होगा, यानी 25% की क्या हो गई, हानि होगी। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य, आइए हम आपको इसमें थोड़ा सा बता देते हैं। तो मान लीजिए 30 वस्तुएं ऐसे ले लीजिए, मान लीजिए 1 रुपये में, यहाँ पर रुपया और यहाँ पे वस्तुएं, 1 रुपया में 30 वस्तु खरीदा गया और 1 रुपया में 40 वस्तु बेच दिया गया। ठीक है, तो अब क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है, यानी ये हो गया 30 माइनस 40, और ये जो विक्रय मूल्य होता है दोस्तों, विक्रय मूल्य वाला हम नीचे रखते हैं, उसके बाद इसमें 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। अगर ये वैल्यू हमारी प्लस में आती है, अगर ये प्लस होता तो 25% का लाभ होता, चूंकि माइनस है इसलिए 25% की हानि होगी। तो आप लोग 25% की हानि, सॉरी 25% की हानि, ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। ठीक है, निम्न में से जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। दोस्तों आप लोगों को जुड़वा अभाज्य संख्याएं जिसे इंग्लिश में ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं, इनमें से कौन से है आप लोग बताइए। ट्विन प्राइम नंबर आप लोगों ने अगर पिछला मेरा वीडियो देखा होगा जो मैंने डाला था, उसमें मैंने नंबर सिस्टम के बारे में बात किया था। आप लोगों को ट्विन नंबर्स, फिर से अभाज्य संख्याएं, युवा अभाज्य संख्याएं, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, ये सारे मैंने आपको बताए हुए थे। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो तुरंत जाइए और उस वीडियो को देखिए, क्योंकि उसमें सारे कंपटीशंस में पूछे जाने वाले नंबर सिस्टम से जो भी पूछे जाते हैं बेसिक सवाल, उनको मैंने उसी में ही इंक्लूड कर दिया, उसी वीडियो में ही एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को बता दिया है। तो आप लोग जाइए और उस वीडियो को जरूर देखें दोस्तों, और यहाँ पर इसका आंसर दीजिए। निम्न में कौन जुड़वा अभाज्य संख्या है, तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। देखिए जुड़वा अभाज्य संख्याएं जो दोस्तों होती हैं, मान लीजिए x और y, अगर दो ये जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं तो अभाज्य संख्या होने के साथ इनमें दो चीजें होंगी। पहली बात तो ये होगी कि इनका जो अंतर होगा दोस्तों, इनका जो गैपिंग होगा, जो x और y के बीच का जो अंतर होगा वो 2 होगा, और इनका जो मौसा होगा ना दोस्तों, मौसा मतलब वो हमेशा 1 होगा। तो आप यहाँ पे देखिए 5 और 6 इनके बीच का गैप कितना है, 1 है, यानी जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है। 31 33 देखिए यहाँ पर बीच में 2 है और इनका मौसा कितना है, इनका मौसा देख सकते हैं 1 है। ठीक है, तो यानी क्या होगा, ये हो गया हमारा जुड़वा, ऑप्शन सही है। देखिए 46 इसके अंतर तो 2 है, लेकिन इनका मौसा देखिए, इनका मौसा भी दोस्तों 2 होगा, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, देखिए 23 30 29 इनके बीच में देखिए दोस्तों गैप जो है वो 6 का है, यानी और गैप होना कितना चाहिए, 2 का होना चाहिए, यहाँ पर 6 गैप दिखा रहा है, यानी ये भी नहीं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका बी, ये क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या है। दोस्तों ये 5 और 6 क्या है, ये सह अभाज्य संख्या है। क्या है, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो फिर आइए हम लोग अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, चौथा क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। यदि x बराबर a स्क्वायर माइनस 25 अपान a स्क्वायर माइनस 36 है तथा x अपान y का वैल्यू a माइनस 5 अपान a माइनस 6 है, तो y का मान है। तो दोस्तों y का मान है, सिंप्लीफिकेशन पर है दोस्तों। ठीक है, इसे आप लोग सिंप्लीफाई करिए। आइए हम लोग इसको साथ में मिलकर सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए दे रखा है कि x की जो वैल्यू है वो a स्क्वायर माइनस 25 अपान ए स्क्वायर माइनस 36 है। ठीक है दोस्तों, देखिए आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, सब पढ़ा होगा आप लोगों ने। ये देखिए दोस्तों, ये ए 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको इस फार्मूले से हम लोग तोड़ देंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस 5 ए माइनस 5 और अपान ए प्लस 6 और ए माइनस 6। ठीक है दोस्तों, इसके हिसाब से मैंने इसको तोड़ दिया है। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है एक्स अपान वाई की वैल्यू आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, ए माइनस 5 अपान ए माइनस 6, ए अपान 5 अपान ए माइनस 6 दे रखा है। तो देखिए दोस्तों y की वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू के लिए आपको क्या होगा, x की वैल्यू यहाँ पे रख देना है। x की वैल्यू आप रखेंगे a प्लस 5 a माइनस 5, ठीक, अपान a प्लस 6 अपान a माइनस 6। ठीक है, और नीचे y और इधर ये आपको दे रखा है a माइनस 5 अपान
a माइनस 6, ठीक है। ये चीज दे रखी है। अब यहाँ पे आप लोग कुछ नहीं, चाहे तो सीधा सीधा कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको इसको इधर लेके चले आएगी। तो जो y की वैल्यू होगी, y इधर लेके जाएंगे तो देखिए बड़ा हम इसको कर ले रहे हैं, ये बड़ा वाला है, ठीक है। ये इसी में है, ये नीचे बड़ा वाला है। y को उधर लेके जाएंगे तो आपके पास बचेगा क्या है, a माइनस 5 a प्लस 5 a माइनस 5 अपॉन a प्लस 6 a माइनस 6, ठीक है दोस्तों। ये छोटा वाला हो गया। और फिर नीचे क्या आएगा, ये a माइनस 5 अपॉन a माइनस 6, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, y। अब दोस्तों आप लोगों को आता होगा, देखिए a माइनस 5 यहाँ पर आएगा, a माइनस 5 यहाँ पर, और ये सबसे ऊपर चला जाएगा। हम इसको काट के यहीं पे लिख ले रहे हैं, आप लोग समझिएगा। इसका अगला स्टेप मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। इसका अगला स्टेप ये होगा, a माइनस 5 यहाँ पे आ जाएगा और a माइनस 6 यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए a माइनस 6 से a माइनस 6, a माइनस 5 से a माइनस 5 बचा गया। y की वैल्यू आप लोग पाएंगे a प्लस 5 अपॉन a प्लस 6, ठीक है दोस्तों। ये होगा हमारा आंसर। देखिए कहाँ है, a प्लस 5 अपॉन a प्लस 6, ये सी वाला ऑप्शन राइट आंसर है। सी वाला ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोगों ने 4 क्वेश्चन रख लिया। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी आसानी से समझ गए होंगे, और आगे अगर इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे तो आप लोग खुद भी हल करेंगे। तो दोस्तों अब आइए हम लोग अपने 5वें क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए कि एक 125 मीटर लंबी गाड़ी एक 75 मीटर लंबे पुल को 10 सेकंड में पार करती है। गाड़ी की चाल क्या है? दोस्तों हम लोग को पता है 10 किलोमीटर पर आवर, 10 मीटर पर सेकंड, 20 किलोमीटर पर आवर, 20 मीटर पर सेकंड। ये आपको पढ़ना है और ध्यान से इसका आंसर करना है। तो दोस्तों हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है दोस्तों। तो देखिए चाल पूछ रहा है हमसे, दूरी क्या दे रखा है हमारा, गाड़ी 125 मीटर है प्लस 75 मीटर लंबा पुल भी तो है, और टोटल समय कितना ले रहा है 10 सेकंड का, ठीक। देखिए ये हमारी दूरी कितनी होगी, 125 मीटर तो होगा, साथ में 175 भी होगा। 125 मान लीजिए ये गाड़ी है, ठीक है। और फिर ये जो पुल है, ये पुल भी तो, ये भी तो 75 मीटर है, 75 मीटर और 125 ही है, तो टोटल ये दोनों जोड़ के होगा ना, तो 125 और 75 जोड़ेंगे हम लोग, ठीक। तब कितना आएगा हमारा 200 और 10, तो कितना आएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है दोस्तों। हमारी चाल क्या आएगी 20 मीटर पर सेकेंड। आपको इसमें आंसर करिए। देखिए 10 किलोमीटर पर आओ 20, ये देखिए यहाँ पर भी 20 है, यहाँ पर भी 20 है दोस्तों। ये चीज़ें आप लोगों को एकदम ध्यान में रखनी है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। और जल्दबाजी में गलत करके आते हैं बच्चे। यहाँ देखिए 20 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड। दोस्तों आप लोगों ने देखिए दूरी मीटर में दे रखी है और समय सेकंड में दे रखा है, तो यहाँ से जो आंसर आया है वो 20 मीटर पर सेकंड में आया, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ये नहीं लगाएंगे, ये गलत है, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आप लोगों का सही है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यन प्रेक्षणों का माध्य, यन प्रेक्षणों का माध्य दोस्तों सांख्यिकी स्टैटिक्स आप लोग पढ़े होंगे। माध्य, माध्यिका, बहुलक, विचरण, संचरण, प्रसरण है, विचरण गुणांक, मानक विचलन। दोस्तों इन सबसे क्वेश्चन बनता है, और ये स्टैटिक्स दोस्तों बच्चों को काफ़ी कठिन लगता है। तो दोस्तों स्टैटिक्स के लिए अगली क्लास जो होगी आपको स्पेशल मेरे द्वारा चला दी जाएगी, आप लोग उसको देख लीजिएगा। आपके सारे स्टैटिक्स के जो प्रॉब्लम होते हैं वो सही हो जाएंगे। फिलहाल अभी हम लोग इसको आंसर करते हैं, ठीक है। तो यह प्रेक्षणों का माध्य, माध्य दे रखा है दोस्तों, हमारा माध्य दे रखा है कितना 7, और यहाँ पर देखिए माध्यिका दे रखा है 5। माध्यिका कितना दे रखा है, माध्यिका दे रखा है 5। वो पूछ क्या नाम से, बहुलक। बहुलक दोस्तों, बहुलक क्या होता है, किसी प्रेक्षण में जो संख्या बार बार कई बार रिपीट होती है ना, जो सबसे अधिक बार रिपीट होती है वो क्या कहलाती है हमारी बहुलक। तो बहुलक के लिए एक फार्मूला होता है, क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ठीक है दोस्तों। तो 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, इससे फार्मूला से आप लोगों को लगाना है। तो यहाँ पर आप लोग बहुलक, यहाँ पर माध्यिका कितना दे रखा है 3 × 5, ठीक, और माध्य कितना दे रखा है -2 × 7। यहाँ से आप लोग करेंगे 15 और -14, यहाँ से आप निकालेंगे कितना आएगा 1। बहुलक कितना है दोस्तों, जो हमारा बहुलक है, बहुलक आ चुका है 1। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ABCD, डी ऑप्शन सही है हमारा, डी ऑप्शन 1 सही है, ठीक है। आइए हम लोग 17 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बंटन का माध्य 18
और मानक विचलन 7 है। दोस्तों अब ये चीजें आप लोगों को देखनी होगी, ठीक है। आप लोग इसे ध्यान दीजिए, क्या है कि एक बंटन का माध्य 18 और मानक विचलन 7 है, ठीक है। तो विचरण गुणांक बताइए। दोस्तों आप लोग अगली वीडियो हमारी जो देखिएगा उसमें आप लोगों को सांख्यिकी के सारे शब्द जो आप लोग देख रहे हैं, मानक विचलन, माध्य, माध्यिका, ये विचरण गुणांक, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको मैं अगली क्लास में बता दूंगा। अगला स्पेशल जो क्लास होगा वो स्टैटिस्टिक्स पर ही होगा, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी के अंतर्गत जो चीज़ आती है ये चीज़ें आप लोगों को समझा दूंगा मैं, ठीक है। 10-15 मिनट का होगा वीडियो, ज़्यादा नहीं होगा, तो आप लोग उसे देख लेंगे तो हर क्वेश्चन करने में मदद मिलेगी। तो आइए फिलहाल हम क्वेश्चन लगाते हैं। तो देखिए जो विचरण गुणांक होता है, जो विचरण गुणांक होता है, जो विचरण गुणांक हमारा होता है, वो विचरण गुणांक का सीधा सा मतलब यही होता है कि जो हमारा मानक विचलन होता है वो हमारे माध्य का कितना परसेंट है, ठीक है। तो आइए विचरण गुणांक हम निकालते हैं। तो हमारा मानक विचलन 7 है और ये हमारा है माध्य कितना 18%। निकाल लेंगे हम, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोस्तों जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा वो 38.88% ही आएगा, ठीक है दोस्तों। इसका वैल्यू जो आता है वो परसेंटेज में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इसे नोट भी कर लीजिए। विचलन गुणांक जो होता है वो होता है मानक विचलन अपान माध्य, माध्यिका मत लिखिएगा, मानक विचलन अपान माध्य। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ठीक है। मानक विचलन अपान माध्य इंटू 100 होता है, ठीक है। मानक विचलन अपान माध्य इंटू 100, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, ये हम लोग मानक विचलन, हाँ इंग्लिश में जान लीजिए। इंग्लिश अगर जिसको है तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन और ये मीन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। देखिए दोस्तों इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, एसडी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। इसको लोग ऐसे याद एसडीएम अपॉन एसडीएम 100 करते हैं। तो एसडी ऊपर और एम नीचे, ठीक है। इसको आप लोग अपने तरीके से याद कर सकते हैं। आइए हम लोग अपने 8वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा दोस्तों देखिए सॉल्व करना है, ठीक है। काफी आसान सवाल है, सभी लोग सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा बहुत गलती कर देते हैं बच्चे, जिसकी वजह से गलत हो जाता है। देखिए दे रखा है 5/28 डिवाइड 28/35 और इंटू 20/112, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला हमारा ऐसे ही रहेगा 5/28, इसको मल्टीप्लिकेशन साइन में और इसको कन्वर्ट कर देते हैं तो 35/28, फिर इसको भी मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, साइन इन्वर्जन हो जाएगा तो ये 20 हो जाएगा, ठीक। अब इसको सिंपल कट करते हैं तो 5 4, ठीक है। और दोस्तों ये 28 को अगर हम इसे कर देंगे तो 4 बन जाएगा, 4 बन जा 4, सारे खत्म हो गए। आप लोग देख सकते हैं क्या आया है यहाँ पर, आप लोगों के पास आंसर है 35/28। दोस्तों इसको 7 से कट करिए, 7 5 35, 7 4 28, यानी फाइनली जो आपका आंसर आ गया 5/4। दोस्तों इसमें आप लोग आंसर दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर, ठीक है। दोस्तों आप लोगों को मजा आ रहा होगा। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे सामने 9वां क्वेश्चन है, आप लोगों के सामने 9वां क्वेश्चन है, आंसर करिए। एक व्यक्ति अपनी यात्रा के 176 किलोमीटर की दूरी 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एवं शेष 64 किलोमीटर की दूरी जो है वो 32 किलोमीटर की चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी दोस्तों, ठीक है। आप लोग क्या बताना है, औसत चाल बताना है, ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन है 17 किलोमीटर पर आवर, बी है 18 किलोमीटर पर आवर, सी है 17.5 किलोमीटर पर आवर, डी है 18.5 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों देखिए औसत चाल आपसे क्या पूछा है, औसत चाल। औसत चाल का सूत्र आप लोग जानते हो कि क्या है, क्या होता है दोस्तों, कुल दूरी बटे दूरी को तय करने में लिया गया कुल समय, ठीक है। कुल दूरी अपन कुल समय, तो दूरी आप लोग देख सकते हैं, देखिए 176 किलोमीटर। दोस्तों देखिए 176 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसने 176 किलोमीटर की दूरी 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया है। तो 176 किलोमीटर चलने में उसने कितना समय लिया, तो 176/16 यानी कितना लिया, 11 घंटे का समय लिया, है ना। दूरी बटे चाल बराबर समय, ठीक है। और फिर इसी तरह से 64 किलोमीटर चलने में इन्होंने कितना समय लिया, तो 64 किलोमीटर चलने में
64/32 यानी 2 घंटा। ठीक है, यानी देखिए कुल दूरी इन्होंने कितना चला, तो कुल दूरी चला 176 और प्लस 64 और कुल समय कितना लिया 11 यहाँ से 2 यहाँ से, यानी 11 प्लस 2। ठीक है, तो कितना हो गया 240 किलोमीटर टोटल चले और कितने घंटे में 13, यानी औसत चाल जो हमारा है वो कितना है, औसत चाल 240/13। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं क्या आपको मिलेगा 18.5 किलोमीटर पर आवर, यानी पूरी यात्रा के दौरान जो औसत चाल रही दोस्तों वो कितना रही 18.5। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 17 है, 18 है, 70.5, 80.5, 18.5 सही है ना। 18.5 के लगभग आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो 10वां क्वेश्चन है 113 डिग्री, इसको 25 मिनट पढ़ा जाता है दोस्तों। ठीक है, 25 मिनट का संपूरक कोण होगा। दोस्तों आप बताइए जल्दी से संपूरक कोण क्या होते हैं, संपूरक कोण, कोटिपूरक कोण, ये सब आपको जाना है दोस्तों। तो दो हमारा होता है, क्या होता है संपूरक कोण। देखिए दोस्तों संपूरक कोण, संपूरक कोण, संपूरक कोण का मतलब क्या होता है कि जब दो कोणों का योग क्या होगा 180 डिग्री होगा, यानी मान लीजिए x प्लस वाई, ये दोनों इनका मतलब कितना होगा 180 होगा। और एक होता है हमारा कोटिपूरक कोण, क्या कोटिपूरक कोण। दोस्तों कोटिपूरक कोण क्या होता है, दो कोण है तो इनका मान क्या होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रखा है 113 डिग्री, 113 डिग्री 25 मिनट का क्या है संपूरक कोण। तो मान लेते हैं इतना डिग्री का संपूरक कोण वाई है, तो इनका वैल्यू कितना होगा दोस्तों 180 डिग्री। देखिए संपूरक कोण का मतलब 180 डिग्री होना चाहिए दोनों को जोड़ के। तो यहाँ वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 113 डिग्री 25 मिनट। दोस्तों 113 डिग्री में से डिग्री घट जाएगी, मिनट घटाने के लिए आप 1 मिनट को जो है 1 मिनट 1 डिग्री में कितने मिनट 60 मिनट, तो आप ऐसे घटा सकते हैं। 180 को आप लीजिए 179 और 1 डिग्री जो है इसको 60 मिनट में तोड़ लीजिए। अब आपको 113 में से 25 मिनट घटा लीजिए, इसको आप घटा दीजिए। देखिए 179 और 1 मिनट यहाँ 180 डिग्री, तो आप इसको घटाएंगे तो ये आ गया 35 मिनट। और दोस्तों इसको आप घटाएंगे तो ये 9 में 3 6 और 6 यानी 66 डिग्री 35 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर ये बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आप लोगों को। अब आइए हम लोग अपना 11वां क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों आप लोगों को कैसा लग रहा है, करने में मजा आ रहा होगा, क्वेश्चन जो आप लोग सॉल्व कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। और आप लोग देख रहे होंगे कि सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं जो ग्रुप डी एग्जाम में अभी भी पूछे जा रहे हैं दोस्तों, अभी भी पूछे जा रहे हैं, पीछे भी पूछे गए हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन आपको आगे भी मिलते जाएंगे, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जाएंगी आप लोगों को इसी चीज़ों को बार बार वो घुमाता फिर कर देता जाएगा। तो आइए ये करते हैं, इसमें दे रखा है कि a प्लस 2b बराबर और a माइनस 2b बराबर -13। दोस्तों इसमें b की वैल्यू आपसे पूछा है, तो आप सबसे पहले इसको क्या करिए जोड़ दीजिए, सीधा सीधा जोड़ दीजिए। जब आप जोड़ेंगे तो देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो बचेगा क्या है, यहाँ पे बचेगा आपका 2a और यहाँ पे बचेगा, देखिए जब जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, यानी a की वैल्यू आपको निकल कर आ जाएगी 21, है ना दोस्तों। आप इसकी जो a की वैल्यू है इसी में रख दीजिए, 1 में रख दीजिए। 1 में आप रखेंगे तो क्या पाएंगे 21 प्लस 2b इक्वल टू, यानी 2b आप यहाँ से निकाल सकते हैं 55 माइनस 21, यहाँ निकालेंगे 38, 2b बराबर 34। तो b की वैल्यू दोस्तों कितना आ जाएगी आप लोगों के पास 17। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 17। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इतना पढ़े, फिर अगले वीडियो में आपको लिए ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन हमारे तरफ लाए जाएंगे। और दोस्तों मैथ बूस्टर की सीरीज आप लोगों के लिए तब तक चलती रहेगी जब तक आप लोगों की परीक्षाएं हैं। समय समय पर मैं आप लोगों के लिए बूस्टर लाता रहूँगा और आप लोगों की जिम्मेदारी है कि दोस्तों जो साइंस का बूस्टर में डाला था उसमें से लगभग सारे क्वेश्चंस फंस रहे हैं, तो आप लोग जरूर उस बूस्टर को जाकर देखिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक उसे पहुंचाइए। और साथ ही साथ ये मैथ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है दोस्तों आप लोगों के लिए,
इसी टाइप के क्वेश्चन आपको जो है ग्रुप डी परीक्षाओं में आगे भी देखने को मिलेंगे और पीछे देखने को मिले हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे देखिए और इसे लोगों तक पहुँचाइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए दोस्तों, और अच्छा लगे तो अपना प्यार देते रहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आती रहेंगी जो आपके लिए पढ़ाई आसान बनाती रहेंगी और क्वेश्चन आप लोग अधिक से अधिक सॉल्व कर पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो।